देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन हम याद करवा देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है मैंने याद करवा देंगे। अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा। आंसर बताइए कमेंट में, आंसर इसका क्या होगा। जिसका आंसर आ रहा है उसका कमेंट कीजिएगा, जिसका आंसर नहीं आ रहा है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, अपने सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है सेट हमको खुद से एक बार लगाना है तो आप PDF डाल देंगे ग्रुप में, वहाँ से आप लगा लीजिएगा, बाकी इससे रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो सामवेद से संबंधित है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो सामवेद से संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक का याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है तो पंचवीस है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है, याद रखिएगा पंचवीस होगा। क्या होगा पंचवीस। क्वेश्चन नंबर 2 है। सूत्का गेंडोर की खोज किसने किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सूत्का गेंडोर की खोज किसने किया था। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑरेल आइंस्टाइन ने किया था। कौन किया था। सूत्का गेंडोर की खोज किसने किया था। ऑरेल आइंस्टाइन ने किया था। कौन किया था। ऑरेल आइंस्टाइन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा आवाज़ में चेंजिंग अगर आ रहा होगा तो थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी हम सारा एफर्ट जो है ना अच्छे से हम करवाएंगे, अच्छे से जितना होगा हमसे, क्योंकि सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है ना, हम नहीं चाहते हैं कि डेली एक सेट गैप हो। डेली हमको करना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट जरूर लगाया कीजिए। टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। एक करेंट अफेयर्स करिए, आपको पता है 3-4 करेंट अफेयर्स भी आता है। करेंट अफेयर्स ग्रुप भी है, उसको भी हम लिंक डाल देंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। उसमें गौरव सर का जो करेंट पढ़ाते हैं ना, उसी का उसमें क्वेश्चन डाला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो क्या है। तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्प होगा, सर्प। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। बताइए बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा मराठी। याद रखिए क्या होगा मराठी। बहमनी वंश का राजभाषा क्या था तो मराठी था। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था। बोल रहा है शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा 1664 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था 1664 ईस्वी में लूटा गया था। अकबर के शिवाजी के द्वारा सूरत को लूटा गया था 1664 में। आपको यूट्यूब पे ना बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ये देखिए ना कि हमको कहाँ अच्छे से याद हो रहा है, कहाँ से अच्छे से रिवीजन करवाया जा रहा है। क्योंकि कम समय में आपको 20 मिनट में ना आपको 100 क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा। ऐसा लोग बहुत सारे करवाने वाले हैं, लेकिन ये देखिए कि ये मत आइए ना कि कैसे क्या है नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगे ना वहाँ पे आप देखिए उसको अच्छे से, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को ना हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक अच्छे से वीडियो देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साहेब बेखबर के नाम से जो है ना बहादुर शाह को जानते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा है बहादुर शाह को किस उपनाम से जानते हैं। तो साहेब बेखबर के नाम से जो है ना बहादुर शाह को जाना जाता है, साहेब बेखबर का नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क होगा। इधर आइए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इसमें एक असत्य कथन का मिलान कीजिए। इसमें कौन सा जो है ना असत्य है, मतलब गलत है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 का जो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था ना 1646 नहीं हुआ, 1664 होगा स्थापना इसका, 1664 में स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1646 नहीं 1664 में स्थापना हुआ था, ये तब सही होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 बिल्कुल सही है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ये भी सही है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी में, ये भी सही है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था 1602। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था 1616। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ 1664 में स्थापना हुआ था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ 1731 में स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी। बोल रहा है काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब घटा था। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजिडी नामक घटना कब घटा था? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 जून 1756 को घटा था। कब घटा था? 20 जून 1756 काल कोठरी घटना हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 11। पूरा 11 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? तो याद रखिए 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? हंसराज थे। हंसराज जो थे ना जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ये हंसराज भारतीय थे जो जनरल डायर को क्या किया था? सहयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 79 के समर्थकों के साथ शुरू किया था दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं? निम्न में से किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सैमुअल एडम्स ने दिया था। कौन दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था कि नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, सैमुअल एडम्स ने। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो 15-14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। क्वेश्चन बोल रहा है यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। क्वेश्चन 15 बोल रहा आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवयानी है। क्या है? देवयानी। 16 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर से नहीं गुजरता है, अर्जेंटीना से गुजरता है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है। तो बोल रहा है किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? इक्वाडोर से नहीं गुजरता है, अर्जेंटीना से गुजरता है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है। नेक्स्ट पे आइए, बोल रहा 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि असत कथन का मिलान कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना असत्य है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 17 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें बोल रहा है बनों का देश जो है नाइजीरिया को नहीं बोलते, बनों का देश जो है ना कांगो को बोला जाता है, याद रखिएगा। बनों का देश किसको बोलते हैं? कांगो को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोला जाता है? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती को बोला जाता है। गोल्ड कोस्ट कौन है? तो घाना है। आंध्र महाद्वीप कौन है? अफ्रीका है, याद रखिएगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोले इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, गोल्ड कोस्ट घाना, आंध्र महाद्वीप अफ्रीका। अब बनों का देश बोलेगा तो कांगो को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि संकोच नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी जो है बोल रहा है कि संकोच नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? याद रखिएगा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है ना संकोच नदी सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि संकोच नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाता है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। 18 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? कहाँ स्थित है? बोल रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? बोल रहा निम्न में से कौन सा कथन जो है काली मिट्टी के बारे में सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोल रहा है इसका लाल काली मिट्टी का जो है ना काला रंग होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि काली मिट्टी का जो काला रंग होता है किसके कारण होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है। और काली मिट्टी को जो है ना काली मिट्टी इसे काली कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी काली कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण जो है ना वो बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो 3 इसमें क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? तो काली मिट्टी इसका रंग काला क्यों होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। और काली मिट्टी का जो है ना काली मिट्टी को काली कपासी और रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि विश्व तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? बोल रहा बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हमेशा सेट में मिलता होगा देखने को। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन है? तो चीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, कोलकाता में स्थित है। कहाँ है, कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि भारत की निम्न प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है। बोल रहा है भारत की निम्न प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है। तो याद रखिएगा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, क्या है, इंडाल्को के सहायता से हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि भारत की निम्न प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी में से किसका स्थान जो है ना, किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है, किसका स्थापना है वो होगा, स्थापना या स्थान नहीं होगा, कनाडा के सहयोग से हुआ है। याद रखें इंडाल्को का, किसका हुआ, इंडाल्को का। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि पूर्णतः सौर सक्रियकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है। बोल रहा है पूर्णतः सौर सक्रियकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो याद रखिए 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो ये ना पूर्णतः क्या है, सौर सक्रियकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विश्व का क्या है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन इसमें मूल कर्तव्य नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में मतदान करना जो है ना भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के अनुसार नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकास करना ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना यह है, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों जो है ना संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य है। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना ये नहीं है, लेकिन तीनों ये है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 27 पे बोल रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय नागरिकता का अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिए 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों अनुसार। तो वंश परंपरा अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वंशीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, भूमि विस्तार के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शन में चारों कथन सही है। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बोल रहा है कि नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। सभी के द्वारा, वंश की परंपरा के द्वारा, देशीकरण द्वारा, वंशीकरण द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के.टी. शाह ने कहा था। किसने कहा था, के.टी. शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था। बताइए इस ऑप्शन में कौन नहीं है। बोल रहा है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, गायपुरिया समिति का जो है ना गठन नहीं किया गया था, लेकिन प्रशासनिक सुधार का गठन किया गया था। केंद्र और राज्य को विवाद सुलझाने के लिए राजमना राय का गठन किया गया था, और भगवान सहाय समिति का जो है ना गठन किया गया था। 1 2 3 होगा, लेकिन गायपुरिया समिति नहीं होगा। तो राइट आंसर 29 का डी होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि किसका मिलान गलत है। बोल रहा है किसका मिलान गलत इसमें है। तो याद रखिए 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें क्या है, राज्यपाल का शपथ जो है ना अनुच्छेद 160 में नहीं होगा, अनुच्छेद 159 में होगा, याद रखिएगा। राज्यपाल का शपथ जो अनुच्छेद 159 में है। इसमें सही क्या है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है अनुच्छेद 156 में बिल्कुल सही है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156, राज्यपाल का विधानमंडल अभिन्न अंग है, ये अनुच्छेद 164 में बोला गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, किस अनुच्छेद में वर्णन है। 164 में। राज्यपाल का कार्यकाल बोलेगा किस अनुच्छेद में, 156 में है। राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद में, 159 में है। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, 161 में, याद रखिएगा। इसमें चारों अनुच्छेद ना बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का कार्यकाल 156, राज्यपाल का विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा 164, राज्यपाल का शपथ बोलेगा 159, यहाँ पे 160 इसलिए गलत था। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति बोलेगा 161 में, अनुच्छेद 161। क्वेश्चन नंबर आइए 31 पे। बोल रहा है कि कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। बोल रहा है कौन सा विधेयक है जो बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। तो याद रखिए 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, वित्त विधेयक पास किया जाता है। क्या होता है, वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है। बोल रहा निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री शेषन। कौन है, श्री शेषन।
ये पहले हैं। नेक्स्ट है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथासंभव रखने का प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हम हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, आप सेट लगातार सेट मारते होंगे तो। बोल रहा है 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने, मतलब कब तक जो है ना उतना ही रखने का प्रावधान किया गया है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक जो है ना उतना ही रखने का किया गया है, जितना है उतना ही। क्वेश्चन नंबर है 34, बोल रहा है 34 नंबर में कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SV कृष्णा मूर्ति राव है। तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन है। तो SV कृष्णा मूर्ति राव है। क्वेश्चन नंबर है 35, इसको मिलान करने बोल रहा है, इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं, बोल रहा है इसमें मिलान कीजिए। याद रखिएगा 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें बोल रहा है क्षमादान जो है ना, इसमें क्षमा के प्रकार दिया हुआ संबंधित विवरण है। कौन सा क्षमा का प्रकार जो है क्या सी विवरण करता है। तो क्षमादान होगा ना, क्षमादान का क्या हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए जो है ना, कुछ समय के लिए सजा को टालना, ये क्षमादान कहलाता है। और ये परिहार क्या कहलाएगा। तो परिहार जो है ना, परिहार क्या कहलाएगा। तो दोषी व्यक्ति की सजा की मात्रा को कम करना, ये परिहार कहलाता है। दोषी व्यक्ति सजा की मात्रा को कम करना परिहार कहलाता है। और लघुकरण क्या हो जाएगा। लघुकरण का हो जाएगा सजा की प्रकृति का बदलाव करना। और विराम का क्या होगा। तो विराम का हो जाएगा, विराम का सजा पर रोक लगा दिया जाना, विराम का होगा सजा पर रोक लगा दिया जाना। और प्रतिलंबन का क्या होगा। तो प्रतिलंबन का होगा कुछ समय के लिए सजा को टालना, कुछ समय के लिए सजा को टालना, याद रखिएगा। एक मिनट देखिए, इसका ना फिर से मिला रहे हैं, देखिए एक बार फिर से इसको सही कर रहे हैं, इसको एक बार देखिए फिर से। देखिए इस पहला इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, 3 5 1 2 4 है, ठीक है। तो क्षमादान का क्या होगा। क्षमादान का होगा ना पूर्णता माफ कर देना, सॉरी यहाँ पे गलत मिला है। क्षमादान का होगा पूर्णता माफ कर देना, ये सही होगा, 1 का 3 होगा। और परिहार का हो जाएगा, परिहार का क्या होगा। दोषी व्यक्ति की सजा की मात्रा को कम करना, ये होगा। और लघुकरण का क्या हो जाएगा। लघुकरण का हो जाएगा सजा की प्रकृति का बदलाव करना, याद रखिएगा। सी का हो जाएगा 1। विराम का क्या होगा। विराम का हो जाएगा 2, सजा पर रोक लगा दिया जाना। और परिलंबन का क्या होगा। परिलंबन का हो जाएगा कुछ समय के लिए सजा को टालना, याद रखिएगा। तो सजा की प्रकृति बदलाव करना ये कहलाता है लघुकरण कहलाता है, याद रखिएगा। सजा पर रोक लगा दिया जाना ये कहलाता है विराम कहलाता है। और पूर्णता माफ कर देना ये क्षमादान कहलाता है। और कुछ समय के लिए सजा को टालना ये कहलाता है, क्या कहलाता है। तो परिलंबन कहलाता है। ये सब बहुत पूछता है। और दूसरे व्यक्ति की सजा की मात्रा को कम करने का क्या कहलाता है। परिहार कहलाता है, याद रखिएगा। तो 3 5 1 2 4 इसका राइट आंसर सी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, बताइए। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, हिरन। हिरन है प्राथमिक उपभोक्ता है। तो बोल रहा है निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। तो हिरन है, याद रखिए हिरन। 37 नंबर बोल रहा है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पिक्नोक्लाइन होगा। क्या होगा, पिक्नोक्लाइन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है। बोल रहा निम्न में से कौन सा जो आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाला आर्द्रभूमि है। क्या है, तो पाला आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है वृक्ष एवं झाड़ियाँ। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी कहलाता है। 40 नंबर बोल रहा है कि सूक्ष्म नलिकाएं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है। बोल रहा है कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है, अंगक में पाया जाता है। तो याद रखिएगा 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी क्वाय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गोल्जी क्वाय में। नेक्स्ट है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना का होता है। तेल का जो एक बैरल होता है ना, निम्न में से लगभग कितना होता है। याद रखिए 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 159 लीटर का होता है एक बैरल। नेक्स्ट है सही सुनिश्चित कीजिए। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा, 42 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पैथोमीटर का क्या हो जाएगा। पैथोमीटर का हो जाएगा समुद्र की गहराई। क्या होगा, समुद्र की गहराई पैथोमीटर। बैरोमीटर क्या होगा, बैरोमीटर जो होगा याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या होगा, हाइग्रोमीटर की हो जाएगा वायुमंडलीय आता हो जाएगा। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, ऊंचाई मापते हैं, याद रखिएगा। पैथोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई मापते हैं पैथोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। और ऊंचाई मापते हैं किससे, ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। और समुद्र की गहराई समुद्र के और वायुमंडलीय ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। और समुद्र की गहराई मापते हैं फैथोमीटर से, याद रखिएगा।
समुद्र की गहराई बोलेगा तो फाइथोमीटर, ऊंचाई बोलेगा तो ऊंचाई किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं, तो ये मापते हैं हाइग्रोमीटर से। अब वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। तो 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे। बोला लोलक की कलावधि टाइम पीरियड क्या करती है। लोलक की जो कलावधि होती है ना, क्या होता है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की जो कलावधि होती है ना, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं क्या है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, लाल, हरा तथा नीला है। क्या है, लाल, हरा तथा नीला। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम करता है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को बनाए रखता है। क्या रखता है, एक समान ताप को बनाए रखता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नियॉन भरी जाती है। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या है, रुद्रम है। क्या है, रुद्रम। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और तथा 20 है। इन तत्वों की प्रोटॉन संख्या क्या होगी। बोल रहा एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की प्रोटॉन संख्या क्या होगी, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, 18 होगा। क्या होगा, 18, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 49। बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट है। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 बोल रहा है कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से गैस का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है वायुयान के टायरों में भरने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। प्रयास का आंसर इधर, वायुयान के टायरों में जो भरते हैं ना गैस, वो होता है, प्रयास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन होता है। याद रखिए, प्रयास का क्या होगा, नाइट्रोजन। जो वायुयान के टायरों में भरते हैं ना, नाइट्रोजन रहता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें है मिलान कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। आज कौन सा अम्ल किसमें होता है, याद रखिए। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2, 3, 4, 1। तो अचार किसमें होता है, अचार का हो जाएगा। अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अचार में क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है अचार में। और खट्टा दूध में क्या कौन सा अम्ल होता है, तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में क्या होता है, तो कार्बोनिक अम्ल होता है। तो याद रखिए, अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में हो जाएगा मैलिक अम्ल, और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में क्या हो जाएगा, तो कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर है 52। बोल रहा है कि माचिस बनाने में निम्न में से मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है कि माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। पता है माचिस में फास्फोरस रहता है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशानुगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। बोल रहा है मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया हुआ था, तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डन पी, इसको मटर बोलते हैं। कौन था, मटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। बोल रहा है मनुष्य के जीवन काल में जो है ना, कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, याद रखिएगा। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत होते हैं ना जो 2 बार विकसित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। 55 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। बोल रहा प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल का होता है। किसका होता है, नीला और लाल का। नेक्स्ट है इसमें मिलान कीजिए, 57 का भी सूची 1 दिया, सूची 2 दिया हुआ है।
तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए। 4-3-1-2, 4-3-1-2। विटामिन सी किस में होता है? विटामिन सी याद रखिएगा, विटामिन सी स्कर्वी में होता है, विटामिन सी स्कर्वी में। फॉलिक अम्ल किस में होता है? फॉलिक अम्ल होता है रक्त लाप्ता में होता है, फॉलिक अम्ल रक्त लाप्ता में होता है। विटामिन ए किस में होता है? विटामिन ए रतौंधी में होता है, विटामिन कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी1 कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, याद रखिए। तो विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है, फॉलिक अम्ल होता है रक्त लाप्ता से होता है। विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए से क्या होता है? तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो याद रखिए 4-3-1-2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 58 नंबर, इसको भी मिलान करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 में हार्मोन दिया, सूची 2 में स्रावित ग्रंथियां दिया हुआ है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 3-4-1-2। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि में होता है, स्रावित करता है? क्या देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना, ये गर्भाशय होता है महिला में, महिला गर्भाशय में होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन किस में होता है? ये अंडाशय पुरुष में होता है, अंडाशय पुरुष में होता है। थायरोक्सिन किस में होता है? थायरोक्सिन जो है हार्मोन जो है ये स्रावित करता है थायराइड ग्रंथि को। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन अंडाशय को। तो प्रोजेस्टेरोन याद रखिएगा गर्भाशय महिला, टेस्टोस्टेरोन बोलेगा तो अंडाशय में पुरुष में अंडाशय की स्रावित ग्रंथि है, और थायरोक्सिन बोलेगा तो थायराइड ग्रंथि है। इंसुलिन का क्या है? तो अंडाशय ग्रंथि, याद रखिएगा। तो 3-4-1-2 इसका सही आंसर है। अब वही क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, बताइए। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा है। क्या हैजा? 60 बोल रहा है कैसर मसाला सेफ्रोन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिकाग्र स्टिग्मा बोलते हैं इसको। तो केसर मसाला सेफ्रन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो प्रतिकाग्र स्टिग्मा बोलते हैं इसको, लाया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन कब किया गया था, बताइए। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का प्रतिपादन कब किया गया था? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1990 में किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच जीते हैं, नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, ये सही है, उसमें थे, लेकिन अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भी ना यही है सर, यही है, वर्तमान में भी बोलेगा तो मनोज सोनी ही है। अनिल कुमार जो है जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, दोनों कथन सही है। आगे बोल रहा है कि हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है, बताइए। इसमें व्यक्ति दिया हुआ है, संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें कौन जो है सही है? तो याद रखिएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। लिंडा यार्किनी जो है ना, याकारिनी, ये ट्विटर के CEO है, ये बिल्कुल सही है। CBI के नए निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है, ये भी सही है। भारत के नए कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल, तीनों कथन सही है। ट्विटर के CEO लिंडा याकारिनी, CBI के नए निदेशक प्रवीण सूद, भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 65 पर। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडोनेशिया में रखा है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है 66 नंबर, किसी देश का आर्थिक विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है? किसी देश का बोल रहा आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है? क्या देखें 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयोग सभी पर करता है, प्राकृतिक संसाधन पे भी करता है, पूंजी निर्माण पे भी करता है, बाजार के आकार पे भी करता है, तीनों सही है। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है इनमें से किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण पे, बाजार के आकार पे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी जो है ना, पूछेगा, पहला क्वेश्चन ही पूछेगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? याद रखिएगा रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है। इसमें भारत का रैंक 2023 में कितना रैंक है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिए 161 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक है 2023 में कितना है? तो 161 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। बोल रहा है भारत के प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है? बोल रहा है भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ है, कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, जयपुर में स्थित है। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तैयार रखिए 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रूस है। कौन सा है देश? रूस। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट है, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत है। किसका है? तो भारत है, भारत का है। यूनिवार्ता जो है ना, किस देश की समाचार एजेंसी है? तो भारत का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, बोल रहा है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लग्जमबर्ग में स्थित है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? देखिए इधर ऑप्शन दिया हुआ है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डाइट किस देश का संसद का नाम है? डाइट जो है ना, किस देश का संसद का नाम है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान का संसद का नाम क्या है? तो डाइट है। 75 नंबर बोल रहा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानसीराम मेघालय है। नेक्स्ट है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW विकसित किया है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW विकसित किया है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों किया है। जेम्स रोबिन और महबूब उल हक ने किया है, सॉरी नहीं, ये नहीं, सी है ना, जेम्स रोबिन और विलियम नोरधास ने किया है, तो ए और सी दोनों होगा। जेम्स रोबिन और विलियम नोरधास ने किया, दोनों मिल करके। नेक्स्ट है, शांति वन किस महापुरुष की समाधि स्थल है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है शांति वन जो है किस महापुरुष के समाधि स्थल है? याद रखिए 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम क्या है? शांति वन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष में किया गया था? प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष में किया गया था? याद रखिए 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1949 में किया गया था। प्रादेशिक सेना का जो स्थापना था ना 1949 में किया गया था। 79 नंबर बोल रहा है भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बोल रहा भांगड़ा, गिद्धा, डंफ, धमान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब का है। पंजाब का नृत्य कौन कौन है? भांगड़ा है, गिद्धा है, डफ है, धमान, ये सभी जो है ना पंजाब का नृत्य है। 80 नंबर बोल रहा है कि सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था GDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15% था। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आंसर हम टिक कर देते हैं, बाकी मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा, PDF हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप, और जहाँ पे PDF देते हैं उस ग्रुप का लिंक, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। करंट का ग्रुप सबका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF निकाल करके आप मैथ का सोल्यूशन कर लीजिएगा, तो फिर आप वीडियो को रोक करिए, आप मैथ का सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर 81 का राइट आंसर होगा, सी होगा, 162 है। 82 का आंसर होगा सी होगा, 82 का सी होगा। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 29.3/13%। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 86 का। और 87 नंबर 87 का राइट आंसर होगा, 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 6500 है। 88 का राइट आंसर होगा ए होगा, 110 मीटर। 89 का राइट आंसर होगा, 89 का बोले तो 89 का हो जाएगा बी, 2√3/3 होगा, 89 का बी होगा। 90 का राइट आंसर होगा, 90 का ए होगा, 90 का क्या होगा? ए होगा। अब 91 से हिंदी और इंग्लिश दिया आगे। बोल रहा 91 नंबर है कि संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए क्या होगा? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सम का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 92 बोल रहा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री है। क्या है? कवयित्री। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद बताइए, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, 93 का डी, पो जोड़ अन पवन कहलाता है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? 93 का डी होगा, पो जोड़ अन पवन। नेक्स्ट है 94 नंबर, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना
मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, इसका क्या होता है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंभव कार्य करना। याद रखिएगा, उड़ती चिड़िया का पंख गिनना, असंभव कार्य को करना। 95 नंबर बोल रहा है गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है। गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है। याद रखिए 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकिल का है। किसका, पंकिल का। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोल रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन, बोल रहा है वर्ड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ही वाज नॉट इंटरली कन्विंस्ड है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिए एक्सेप्टिंग है, क्या होगा एक्सेप्टिंग, 96 का ऑप्शन नंबर बी। 97 बोल रहा है ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बोल रहा है इसमें करेक्ट क्या होगा, तो एयर ट्रेवल। बोल रहा है एयर ट्रेवल इज द, खाली स्थान पे इन द ब्लैंक दिया हुआ ग्रोविंग द इमिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेस। याद रखिएगा एयर ट्रेवल इज द, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फास्टेस्ट। एयर ट्रेवल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेस। याद रखिएगा ये आंसर होगा। 98 बोल रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बोल रहा है ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। तो क्या होगा, तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जोडियक है। क्या है, जोडियक। नेक्स्ट है 99 नंबर, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। खाली स्थान दिया उसमें भरना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बोल रहा है इसमें खाली स्थान में भरिए, क्या होगा, तो द होम आई फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मॉल्ड लाइक हिम। तो द होम आई क्या होगा, 99 का बी होगा, द होम आई हैड शेयर्ड विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर बोल रहा है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड, प्रोसीड। बोल रहा है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, प्रोसीड। तो 100 का राइट आंसर क्या होगा, 100 का ऑप्शन नंबर सी होगा, विथड्रॉ है। क्या हो, विथड्रॉ। चूज द वर्ड दैट ऑपोजिट इन द मीनिंग द गिवन वर्ड, प्रोसीड का क्या होगा, विथड्रॉ। याद रखिए इसे उल्टा होता है। तो याद रखिए ये जो सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, इसके पहले का 5 सेट अपलोड हो चुका है इस चैनल पे, तो जाके जरूर उसको, अगर नहीं देखें जाके जरूर देखिए। और इसका पीडीएफ हम डाल देंगे ग्रुप में, टेस्ट ग्रुप तो अलग है, पीडीएफ ग्रुप अलग है, उसमें बहुत सारा पीडीएफ डालते हैं, बहुत सारा बिहार इसका और भी सेट डालेंगे, और इसका भी पीडीएफ डाल देंगे। वहाँ से मैथ बना लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। और आपको लगेगा सेट फिर से बनाना है तो सेट फिर से बना लीजिएगा, बाकी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सारा याद हो जाएगा। और कल से होगा ना, कल से एक भी प्लेटफॉर्म की तरफ से बुक आया है, वॉल्यूम 2 आया बिहार पुलिस का, तो उसका भी नहीं होगा तो कल से उसका भी एक वीडियो आएगा, इसका भी आएगा। इसका सेट डेली एक आएगा, 10 सेट इसमें है, 10 सेट पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। बाकी कल से प्लेटफॉर्म का भी सेट वॉल्यूम 2 आएगा, तो जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे ना बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत आपको लाभदायक मिलेगा। ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, फिर 60 संग्रह का जो होता है क्वेश्चन में निकाला गया तो उसका भी वीडियो आ रहा है इस पर, फिर सेट प्रैक्टिस आ रहा है, फिर कल से प्लेटफॉर्म का भी आएगा, तो बहुत सारा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ कमी है तो जरूर बताइएगा कि यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, जो भी अच्छा लगा खराब लगा जरूर बताइएगा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन हम याद करवा देंगे। और बाकी जो मैथ का जो है ना, मैथ जो क्वेश्चन दिया है तो उस पर हम टिक मार देंगे, और बाकी पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप निकाल करके पीडीएफ आप सुबह मैथ सारा बना लीजिएगा। बाकी जीके जीएस जितना भी है, हिंदी और इंग्लिश सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि असत कथन का चयन करें। बोल रहा है इसमें असत कथन का चयन करें, एक का आंसर क्या होगा, देखिए इसमें एक का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें डी जो है गलत है। यहाँ बोल रहा है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा थी ना 18 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 15 वर्ष होगा। याद रखिएगा कितना होगा, 15 वर्ष। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष था, 15 वर्ष, 18 वर्ष नहीं होगा, इसलिए गलत है। इसमें सही क्या है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु बौद्ध धर्म अपनाने वाले की उपासक कहा जाता था। बोला गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया है। याद रखिएगा, बोल रहा है ना कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था। याद रखिए तीनों कथन सही है, डी गलत। यहाँ पे 18 वर्ष की जगह 15 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अच्छे से अगर ज्ञान ध्यान से देखिए ना वीडियो, हम सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे आपको। ऐसा सा वीडियो ना बहुत सारे पहले का पुराना वीडियो आपको बहुत सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा,
20 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन खत्म। ये देखिए ना कि आपको कहाँ अच्छे तरीके से याद हो रहा है, कहाँ आपको अच्छा से तरीके से हर चीज़ करवाया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, और जहाँ पे आपको अच्छा लगे उस चीज़ को हम रहे चाहे कोई रहे, क्योंकि टाइम लगेगा ना, आजकल शॉर्टकट का कोई ट्रिक ही नहीं है। जहाँ पे टाइम लगेगा आपको अच्छा ही सीख मिलेगा। इसलिए 2-3 मिनट वीडियो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसका हम जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसका हम जो गलत है उसका सही आंसर बताएंगे, और बाकी वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन सारा याद करवाएंगे। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, किस संघ साहित्य में कावेरीपट्टनम के कोवलन इसकी पत्नी कनांगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। बोल रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा किस संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम के कोवलन इसकी पत्नी कनांगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। याद रखिए 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवक चिंतामणि में। किसमें? जीवक चिंतामणि में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ऐसी भूमि जो जंगल होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? बताइए, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहते थे? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते थे? सॉरी, ए होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, अपहृत कहते थे। क्या कहते थे? अपहृत कहते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? बोल रहा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? याद रखिए 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बेबी नीम में से किस देश की शासिका थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी नीम में से किस देश की शासिका थी? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद का था। किसका था? दौलताबाद का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? बताइए, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1707 में क्या होता है? खेड़ा का युद्ध होता है, याद रखिएगा। 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। और 1724 में क्या होता है? शंकर खेड़ा का युद्ध, याद रखिए, शंकर खेड़ा का युद्ध। इसमें शंकर खेड़ा का बात करें 1724, और सिर्फ खेड़ा का बात करेगा तो 1707 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था? डचों ने भारत में अपनी प्राथमिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम में किया था। कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में। आपको अगर एडिटोरिया पादर का बुक देखते होंगे ना, उसका प्रैक्टिस सेट डेली अगर देखते होंगे, उसमें उससे ना आपको सेट में ना बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। देखिए ये जो था ना क्वेश्चन नंबर 6, उसी के सेट से उठाया हुआ क्वेश्चन था। उस बुक को ना अगर आप अच्छे से पढ़िएगा ना, आपको एग्जाम में ना बहुत क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो एग्जाम में एडिटोरिया टेस्ट होता है उसका वीडियो आता है, उसको भी आप देखा कीजिए। समझिए कि एक तरह से प्रैक्टिस सेट वो भी है प्रयास क्वेश्चन का। प्रयास क्वेश्चन तो रहता है, सिर्फ क्वेश्चन रहता है, बाद में नोट्स दिया रहता है, तो उसमें उसमें 20-30 क्वेश्चन रहता है, तो मतलब 100 लगभग क्वेश्चन हो ही जाता है। उसको भी देखा कीजिए। जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता है उसको आप देखा कीजिए। आपके लिए बिहार दरोगा, बीपीएससी, पीटी और जो भी एग्जाम होने वाला है ना जिसमें जीके जेस पूछता है, बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि एक तरह से ग्रुप डिस्कशन की तरह होता है। और आपको इस वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन हम याद करवा देंगे। अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा ध्यान आप कंसंट्रेट करके देखिएगा वीडियो, सारा क्वेश्चन याद होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बोल रहा है महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री इनमें से कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री इनमें से कौन थे? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फकीर अजीजुद्दीन और दीनानाथ थे, याद रखिएगा। तो महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री बोलेगा तो फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री बोलेगा तो कौन थे? दीनानाथ थे, याद रखिएगा। 8 का आंसर राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज कौन था? बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज कौन था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद था। क्या था? हैदराबाद। 10 नंबर बोल रहा है असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? बताइए, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? क्या होगा आंसर? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में किया गया था। किसमें? नागपुर में। तो बोल रहा असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में ईस्वी में नहीं हुआ था? बोल रहा है निम्न में से किस संस्था की स्थापना जो है 1887 में नहीं हुआ था? इधर ये इसका ऑप्शन इधर दिया, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 का सी। ये शारदा सदन का स्थापना जो था ना 1887 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1800, याद रखिएगा,
1889 में हुआ था, 1889 में इसका स्थापना हुआ था। बाकी देव समाज का 1887 में हुआ था। ये तीनों का बेलूर मठ और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों का जो स्थापना हुआ था ना 1887 में हुआ था। लेकिन ये शारदा सदन का स्थापना 1889 में हुआ था। ये किसने किया था? तो याद रखिएगा ना कि इसका स्थापना पंडित रमाबाई किए थे, पंडित रमाबाई 1889 में शारदा सदन की स्थापना किए थे। और देव समाज की स्थापना 1887, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का बोला 1887, और बेलूर मठ का स्थापना कब हुआ था? 1887 में स्थापना हुआ था। याद रखिए तीनों का स्थापना 1887 और शारदा सदन का स्थापना कब हुआ था? 1889 में हुआ था। पंडित रमाबाई किए थे स्थापना। नेक्स्ट है असत्य कथन, असत्य मिलान कीजिए बोल रहा है। इसमें जो है असत्य का मिलान कीजिए, इसमें गलत कौन सा? तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। गढ़वाल वंश के संस्थापक जो है वसुदेव नहीं थे। याद रखिए गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा इसका संस्थापक यशो बिगरा थे। कौन थे? यशो बिगरा, यशो बिगरा इसके संस्थापक थे। याद रखिए, नोट कर लीजिए। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? यशो बिगरा इसके संस्थापक थे। कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? ये दुर्लभ वर्धन। याद रखिए कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन थे। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। याद रखिए उत्पल वंश का स्थापना किसने किया था? अवंती वर्मन ने किया था। और लोहार वंश का स्थापना किसने किया था? संग्राम राज ने किया था। ये तीनों कथन जो है ना सही है। तो राजवंश दिया हुआ था, संस्थापक दिया हुआ था। पहला है कारकोट वंश का स्थापना किसने किया था? दुर्लभ वर्धन ने किया था। उत्पल वंश का स्थापना किसने किया? अवंती वर्मन ने किया था। और लोहार वंश का स्थापना किसने किया था? संग्राम राज ने किया था। और गढ़वाल वंश का स्थापना किसने किया था? यशो बिगरा ने किया था। तो चारों कथन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। बोल रहा है कि राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? बोल रहा राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉमस पेन ने लिखा। कौन लिखा? टॉमस पेन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? 14 का बोल रहा है यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मेजनी का। याद रखिए किसका है? तो जोसेफ मेजनी का है। बोल रहा है यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? तो जोसेफ मेजनी का। याद रखिए जोसेफ मेजनी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। याद रखिएगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि असत कथन का चयन करें। बोल रहा है असत कथन का चयन करें, इसमें कौन सा जो है कथन है ना गलत है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। करीबा बांध जो है ना नील नदी पे नहीं होगा, करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पे। याद रखिएगा करीबा बांध किस नदी पे है? तो जाम्बेजी नदी पे। याद रखिएगा इसमें सही क्या है? स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे, बिल्कुल सही है। आसवन बांध किस नदी पे? नील नदी पे। तीनों कथन सही, ए बी सी सही है, लेकिन यहाँ पे नील नदी नहीं होगा, यहाँ पे जाम्बेजी होगा। याद स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे, आसवन बांध नील नदी पे, और करीबा बांध बोलेगा जाम्बेजी नदी पे है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है उत्तम आशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बोल रहा है उत्तम आशा अंतरीप कैप गुड होप की खोज किसने किया? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। कौन किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है जम्मू कश्मीर जाने के लिए किस दरे का प्रयोग किया जाता है? बताइए जम्मू कश्मीर जाने के लिए जो है ना किस दरे का मतलब प्रयोग किया जाता है? किस दरे का प्रयोग किया जाता है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं जम्मू कश्मीर जाने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? बोल रहा कौन सा जो बंदरगाह है ना वो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। याद रखिएगा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाहवा सोवा बंदरगाह जो है ना पूर्वी तट पर स्थित नहीं। पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। एनोर पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित है। याद रखिएगा ना कि नाहवा सोवा बंदरगाह जो है ना ये नवी मुंबई में है। कहाँ है? तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखिएगा नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका नाहवा सोवा का स्थापना बोलेगा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1889 में इसका स्थापना हुआ था, 1889 में। याद रखिएगा ऐसे जो है ना दूसरा नाम इसका दूसरा नाम जो है ना JL नेहरू है। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसको बोलते हैं। दूसरा नाहवा सोवा बंदरगाह को दूसरा नाम बोलेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। याद रखिएगा कि पूर्वी तट पर स्थित कौन कौन है? तो पारादीप है, एन्नौर है, तूतीकोरिन, लेकिन नाहवा सोवा कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। इसका दूसरा नाम बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 20 कुमुदवती, वर्धा, मंगारी हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बोला कुमुदवती, वर्धा, मंगारी तथा हिंद निम्न में से
किसकी सहायक नदी है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा का। किसका? तुंगभद्रा का। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? बताइए कौन सा झील जो है ना भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोलामू झील जो है ना ऊंचाई पे स्थित है। यार देखिए सबसे ऊंचाई पे, सबसे भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पे झील कौन सा स्थित है? तो चोलामू झील है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 22 नंबर बोल रहा है कि लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें आयरन सिलिका लेटराइट मिट्टी में बोल रहा है ना कि आयरन एवं सिलिका कमी होती है, ये गलत है। इसमें आयरन सिलिका कमी नहीं होती है, इसमें कमी जो होता है ना, इसमें क्या होता है लेटराइट मिट्टी में फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और नाइट्रोजन, ये तीनों का जो है ना कमी होता है। इसमें लेटराइट मिट्टी में जो है ना सिलिका और आयरन का कमी नहीं होता है, फास्फोरस और इसमें कैल्शियम नाइट्रोजन का जो कमी होता है और चूने का, याद रखिएगा। इसमें सही क्या क्या है? तो इसमें लेटराइट मिट्टी जो है ना इसकी उर्वरता सबसे कम होती है, बिल्कुल सही है, ये सही है। लेटराइट मिट्टी में इसकी उर्वरता सबसे कम होती है, बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि इसमें तीसरा ऑप्शन है कैलोरियन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। लेटराइट मिट्टी का जो कैलोरियन का कारण क्या होता है? इसका रंग सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही है। और यह चाय इलायची में काजू की खेती के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है लेटराइट मिट्टी, ये बिल्कुल सही है। तो सी डी और जो है ना कौन सही था? सी डी और बी सही था, एक गलत है। इसमें क्या होता है ना आयरन का कमी नहीं होता है, फास्फोरस कैल्शियम और नाइट्रोजन का कमी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, 23 पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में समय स्थापित नहीं हुआ था? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बोकारो स्टील प्लांट जो है ना दूसरी में नहीं हुआ था, तीसरी में हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी में कौन कौन था? भिलाई इस्पात दूसरी में था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला दूसरी में था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर ये दूसरी में ही था, याद रखिए। तीनों जो था ना दूसरी में लेकिन बोकारो स्टील प्लांट किस में था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है? नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? याद रखिए 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पूर्णा परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, लेकिन पोचमपाल परियोजना कहाँ? कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। और भद्रा परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। और एक देखिए क्या है पूर्णा परियोजना, ये जो है ना कर्नाटक में नहीं है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिए। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, ये महाराष्ट्र में। याद रखिए पूर्णा परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पोचमपाल कहाँ है? तो कर्नाटक में है। मालप्रभा कहाँ है? कर्नाटक में। भद्रा परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पोचमपाल, मालप्रभा, भद्रा ये कर्नाटक में है, लेकिन पूर्णा परियोजना बोलेगा तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि वासी जनजाति किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पाए जाते हैं? बताइए वासी जनजाति किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है किसका मिलान गलत है? बताइए इसमें किसका मिलान गलत है? याद रखिए 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श बोला ना, इसमें कोई अनुच्छेद में 141 नहीं होगा, यहाँ पे 143 होगा, याद रखिए 143 बोला। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 होगा, तब सही होगा। इसमें सही क्या है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को क्षमता की शक्ति अनुच्छेद 72 देता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना 123 में है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 नहीं होगा, यहाँ 143 होगा, याद रखिएगा। और 141 का बात करेगा ना, क्या होगा 141 का? याद रखिए 141 में बोलेगा तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों पे क्या होगा? मतलब बाध्यकारी होगा। ये क्या होगा? बाध्यकारी, याद रखिएगा। 141 का बात करेगा तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों का क्या होगा? पर बाध्यकारी होगा। और 143 में क्या है कि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श, याद रखिएगा। तो डी गलत था। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें है मिलान कीजिए। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए 1 2 3 4। तो ब्रह्म समाज से है और संस्थापक है, तो संबंध संस्थाएं हैं। तो ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 1828 में, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, बिल्कुल सही है। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1866 में हुआ था, इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, बिल्कुल सही है। अब भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 1866 में, इसके अध्यक्ष संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, याद रखिएगा। साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1878 में हुआ था, इसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे, याद रखिएगा। तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828, आदि ब्रह्म समाज का स्थापना 1866, और भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना 1866, और साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना 1878। तो ब्रह्म समाज का बोलेगा तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज का बोलेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर,
अब भारतीय ब्रह्म समाज का बोलेगा केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज का बोलेगा तो आनंद मोहन बोस थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी। कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा का चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी, याद रखें। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, 73 सीटें जीती। कितना, 73 सीटें। नेक्स्ट है, इसमें मिलान कीजिए। इसमें 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी। और 9वीं अनुसूची का जो है ना, ये है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। क्या, एक मिनट, एक का होगा 2, एक का क्या होगा 9वीं अनुसूची में क्या है, कैसे जोड़ा गया था, तो याद रखें 9वीं अनुसूची का हो जाएगा प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। और 10वीं का बोलेगा, 10वीं का होता है 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं बोलेगा तो 11वीं क्या हो जाएगा, 11वीं का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। और 12वीं को बोलेगा तो 74वां संविधान संशोधन 1993। तो 9वीं अनुसूची का प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951, और 9वीं का बोलेगा तो 10वीं का बोलेगा तो 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, और 11वीं का बोलेगा तो 73वां संविधान संशोधन 1993, और 12वीं का बोलेगा 74वां संविधानिक संशोधन 1993 में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इधर आइए, ये अनुसूचियाँ था, ये संविधान संशोधन था, याद रखिए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, तो 30 नंबर बोल रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 और 4 शामिल नहीं है, तो बोल रहा है इसमें क्या है ना, 3, 4। तो विधान परिषद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और विधानसभा के सभी सदस्य शामिल नहीं होते, दोनों शामिल नहीं होते, लेकिन लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ये दोनों कथन सही है। तो बोला उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में कौन सा शामिल नहीं होता है, तो ये 3, 4 शामिल नहीं होता, लेकिन 1, 2 शामिल होता है। लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुडुचेरी में है, दिल्ली में है, सिक्किम में है, याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 32 नंबर बोल रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किसमें परामर्श करता है। उपराष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है, याद रखिए 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। बोल रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है, याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करता है। क्वेश्चन नंबर आइए 33 पे, बोल रहा है कि भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं, कौन होते हैं बताइए। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है, याद रखिए 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है ना गुलजारी लाल नंदा थे, ये गलत है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष है ना अरविंद पंगड़िया थे, याद रखिए क्या होगा अरविंद पंगड़िया, खा नहीं रहा है, नोट कर लीजिए ठीक है ना, थोड़ा सा अरविंद पंगड़िया। और इसके जो सही क्या है, तो पहला जो का सही है ना, नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई थी, बिल्कुल सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है नीति आयोग, बिल्कुल सही है। और इसका जो नीति आयोग के अध्यक्ष के बोलेगा प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिए। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो अरविंद पंगड़िया हैं, गुलजारी नंदा यहाँ पे नहीं हो, गलत है। और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो नरेंद्र मोदी हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे ना गलत है, गुलजारी नंदा ने दिया हुआ था ना, इसलिए गलत है। यहाँ पे अरविंद पंगड़िया होगा, अगर अध्यक्ष का बात करेगा तो नरेंद्र मोदी होंगे। अब बाकी तीनों कथन ए बी सी तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। सबको याद है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मानते हैं। कौन सा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है,
तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बी आर मेहता, याद रखिएगा। बोल रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, बी आर मेहता को जो है भारत में पंचायती राज की व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, बोल रहा है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक क्या है, याद रखिए 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, मसानोबू फुकुओका, मसानोबू फुकुओका। नेक्स्ट है 38 नंबर, बोल रहा है कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव सुरक्षा समझौते से, किससे, जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट है सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताइए, सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आवश्यक है सतत विकास के लिए। जैविक विविधता का संरक्षण ये भी सही है, प्रदूषण का निरोध नियंत्रण ये भी आवश्यक है, और निर्धनता को घटाना ये भी आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जो आवश्यक क्या क्या है, तो जैविक विविधता का संरक्षण ये भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण ये भी आवश्यक है, और निर्धनता को घटाना ये भी आवश्यक है, याद रखिएगा। इसमें सूची 1 सूची 2 को माना मिलाना है, इसमें सूची 1 में इकाई दिया और सूची 2 में प्रचाल दिया हुआ है, इकाई और प्रचाल है, याद रखिएगा। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा, क्या होगा, सी। तो वॉट किसका है, तो वॉट जो है ना शक्ति का, शक्ति मात्रा क्या होता है, वाट होता है, शक्ति का इकाई क्या होता है, तो वाट। और नॉट किसका है, नॉट, याद रखिएगा, नॉट जो है ना समुद्री जहाज की गति को किससे मापते हैं, नॉट से। और नॉटिकल मील किसका है, तो नॉटिकल मील नौ संचालन का नॉटिकल मील है। याद रखिएगा कैलोरी क्या है, तो उष्मा, उष्मा कैसे मात्रा क्या है, तो कैलोरी। और नौ संचालन क्या है, तो नॉटिकल मील। और समुद्री जहाज की गति किससे मापते हैं, तो नॉट से मापते हैं। शक्ति का ऐसे मात्रा क्या है, तो वाट है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, बोल रहा है कि हरे पौधे लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है, हरे पौधे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीला प्राप्त करते हैं, क्या, पीला। नेक्स्ट है 42 नंबर, बोल रहा है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो बोल रहा है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। अब क्वेश्चन नंबर आइए 43 पर। 43 नंबर बोल रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है बताइए, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम का नियम है। बोल रहा है ना कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किस नियम का है, तो याद रखिए यह नियम जो है ना कूलाम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि अस्थायी चुंबक किसने बनाया जा सकता है, अस्थायी चुंबक जो है ना किससे बना सकते हैं, बोल रहा है किससे बनाया जा सकता है, यहाँ पे किससे होगा, किससे बनाया जा सकता है, याद रखिएगा 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इस्पात से क्या बना सकते हैं, अस्थायी चुंबक बना सकते हैं, 44 का डी। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे बताइए, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के विखंडन पे कौन सा आधारित है, तो परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है, याद रखिएगा नाभिक के विखंडन पे आधारित है। नेक्स्ट है मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है, मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मरकरी या पारा, याद रखिएगा मरकरी या पारा के सेवन करने से जो है मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट है WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, टी बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है, यौगिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट 49 में बोल रहा है कि 92 यूरेनियम 238 न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 146 है, कितना 146 है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक आइसोबार का निर्माण होता है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण है, क्या है, बीटा कण। नेक्स्ट है मीथेन अणु में क्या है, तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल सहसंयोजक बंधन है, तो मीथेन अणु में है एकल सहसंयोजक बंधन।
नेक्स्ट है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। बोल रहा है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया था, प्रतिपादित किया था। तो बामन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्टली ने दिया था। कौन से, मोस्टली ने। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है, पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है। देखिए 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फैनरोगेम्स। पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है, फैनरोगेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है 54 नंबर बोल रहा है कि जड़ें विकसित होती है किससे, जड़ें विकसित किससे होती है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मूलांकुर से जड़ें विकसित होती है। तो जड़ें विकसित किससे होती है, मूलांकुर से जो है जड़ विकसित होता है। नेक्स्ट 55 नंबर बोल रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विटेकर ने किया था। कौन किया था, विटेकर ने। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, क्या होता है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, याद रखें। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेब से। किससे, सेब से। नेक्स्ट है पार्श्व विभेदक उत्तरदायी होता है किससे, पार्श्व विभेदक उत्तरदायी होता है किसके लिए होता है, याद रखें। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटाई में वृद्धि के लिए होता है। तो पार्श्व विभेदक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है आइए 59 नंबर। 59 बोल रहा है कि जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है, जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीडेरिया का है। किसका, नीडेरिया का है। जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है, नीडेरिया का है। नेक्स्ट है 60 नंबर बोल रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और परिवहन का है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन और परिवहन का काम है। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरोल है। क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल है। नेक्स्ट है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, क्या जोड़ता है, कौन जोड़ता है बताइए। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर याद रखिएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, टेंडन होता है। अस्थि को पेशी में जोड़ेगा तो टेंडन, और अस्थि को अस्थि में जोड़ेगा तो लिगामेंट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 63 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विविध का। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, याद है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनीत अरोड़ा। पुनीत कौन बने, पुनीत अरोड़ा बने हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, तो पुनीत अरोड़ा। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है, क्या होगा। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैन रहीम रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है, तो मैन रहीम रेखा। नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिम एशिया आयोग का संगठन, पश्चिम एशिया आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बगदाद में स्थित है। कहाँ, बगदाद में। पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बगदाद में स्थित है। नेक्स्ट है 66 नंबर, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन है, सारंगी है। क्या है, सारंगी। नेक्स्ट है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या है, विवेकानंद है। कौन है, विवेकानंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर बोल रहा है ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मलिक है। कौन है, साक्षी मलिक। नेक्स्ट है वियंतियान किस देश की राजधानी है, वियंतियान जो है ना किस देश की राजधानी है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, क्या है, बी, वियतनाम। वियंतियान किस देश की राजधानी है, तो यार वियंतियान जो है ना वियतनाम की राजधानी है। सॉरी यहाँ पे गलत बोल दिए, सॉरी आई एम रियली सॉरी। 70 का बोल रहा है, 70 का वियंतियान, वियतनाम का राजधानी ना हनोई है, याद रखिए। वियतनाम का क्या राजधानी है, हनोई। आप वियतनाम किसका राजधानी, तो लाओस का है, याद रखिए। तो 70 का आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। तो वियंतियान किस देश की राजधानी है, तो लाओस का है, लाओस का। लेबनान का बेरूत है, ताइवान का ताइपे है, याद रखिए। लेबनान का बेरूत, ताइवान का ताइपे, वियतनाम का हनोई। वियतनाम किसका है, तो लाओस का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल लम्सडेन है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, एम्स लम्सडेन है। आप लोग ना वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, ठीक है ना, बहुत सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कीजिए, अच्छे से वीडियो
को शेयर कीजिए, और खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप समझ रहे हो ना कि हम आवाज़ के चलते हम पंखा बंद करके हम पूरा वीडियो बनाते हैं इतना गर्मी में, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको हम बोल रहे हैं जितना हमसे होता ना, हम क्वेश्चन सोचते हैं कि हम सारा जो है ना कंटेंट हम वीडियो को सारा याद करवा दें, कोशिश मेरा यही रहता है, और हम कोशिश अपना भरपूर करेंगे, जितना हमसे एफर्ट लगेगा हम सारा एफर्ट लगाएंगे। इसलिए अच्छे से जितना भी चैनल वीडियो आता है ना सबको अच्छे से देखिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, रिवीजन आपका। और बाकी अगर लगता है कि एक बार फिर से हमको सेट लगाना है, PDF डाल देते हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से एक बार और सेट लगाइए, एक बार 2 बार 3 बार देखिए वीडियो, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो अच्छे से जो है ना बस ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि देखिए इसमें क्या है, तो 71 का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1 था लम्सडेन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाते हैं, बताइए क्या होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 73 नंबर है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ था, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1945 में स्थापना हुआ था। बोल रहा है कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, याद रखिए। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क का है। नेक्स्ट है, राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है, राइटर्स जो है किस देश की समाचार एजेंसी है, याद रखिए। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का है। किसका है, ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, 76 नंबर, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगृह कर दिया गया, याद रखिएगा। बोल रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ना जेलों का नाम बदलकर सुधारगृह कर दिया गया, याद रखिएगा। 76 का राइट आंसर होगा, 76 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का याद रखिए, उत्तर प्रदेश का जो है ना जेलों का नाम सुधार करके क्या कर दिया, सुधारगृह कर दिया गया। नेक्स्ट है 77 कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 77 का बी होगा, उरुग्वे है, उरुग्वे। आज से जो है ना आज या कल से जो है प्लेटफॉर्म का बुक आ गया न्यू, वॉल्यूम 2 हम ले आए हैं, उसका प्रैक्टिस सेट डेली एक आएगा। इसका 10 प्रैक्टिस सेट है, 7 तो आज कंप्लीट हो गया है, 3 और बचा है, इसका 3 भी कंप्लीट कर लेंगे, और डेली एक प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आएगा जो वॉल्यूम 2 है, उसका PDF भी हम देंगे, सारा डिस्कशन के साथ देंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, सारा याद हो जाएगा आप अच्छे से। और सेट आप अगर लगे कि हाँ एक बार हमको बैठ के सेट बनाना है, सेट बना लीजिए PDF से, और बाकी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो उसका भी प्लेटफॉर्म का बुक ले आए हैं, उसका भी वीडियो अब आएगा, रेगुलर आएगा, उसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करवाएं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 78, बोल रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। बोल रहा है हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो है निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो यह है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ है, वाराणसी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भगवान हनुमान का। किसका, भगवान हनुमान का। 80 नंबर बोल रहा है कि राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं। बोले राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर में कितने राज्य हैं। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी, 5 है। कौन कौन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। बोला राज्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 21-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं। तो 5 राज्य है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। नेक्स्ट है, आप देखिए मैथ का क्वेश्चन, मैथ का PDF डाल देंगे, आप सारा मैथ जो है ना वहाँ से PDF निकाल करके आप सारा मैथ सोल्यूशन कर लीजिएगा, हम आंसर टिक कर दे रहे हैं। 81 का राइट आंसर होगा, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4:5। 82 का बोले तो 82 का बी होगा, 82 का बी। नेक्स्ट है 83 का राइट आंसर बोलेगा, 83 का बी होगा, 83 का बी होगा, 10 किलोमीटर। 84 का राइट आंसर होगा बोलेगा तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 10 वर्ष है। 85 का राइट आंसर बोलेगा तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 50√3 मीटर है। 86 का राइट आंसर बोलेगा तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 40 है। अब 87 का राइट आंसर बोलेगा तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 61 रुपया है। 88 का राइट आंसर बोले तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 40 वर्ष या 56 वर्ष, 40 वर्ष या 56 वर्ष है, सी है। नेक्स्ट है 89 का राइट आंसर बोलेगा, 89 का ऑप्शन नंबर ए है, 288 पाई घन सेंटीमीटर। 90 का राइट आंसर बोलेगा तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है,
ऑप्शन नंबर क्या है 90 का? ऑप्शन नंबर बी है। और आप लोग को मैथ अगर नहीं बने ना, आप मैथ को पूरा सेट लगाइएगा। अगर आप मैथ कोशिश कीजिएगा पूरा सोल्यूशन करने का, अगर आपका मैथ नहीं बने, जिसमें टेस्ट होता है ना बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का, और जो सामने ट्यूटोरियल होता है, उस ग्रुप में आप फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 मैथ रहता है, 8-10 में मैथ रहता है, सारा मैथ बनाने की कोशिश कीजिए। जो नहीं बनेगा आप क्वेश्चन फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार करके। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है, इसमें है हिंदी, यहाँ से हिंदी स्टार्ट है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। उधो का लेना ना माथों का देना अर्थ क्या है? उधो का लेना ना माथों का देना का अर्थ क्या है? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, अपने काम से काम। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिगड़ा कहते हैं। क्या बिगड़ा? नेक्स्ट, संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। तो संकर शब्द का अर्थ क्या है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। 94 नंबर बोल रहा है कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कालवाचक का है। बोल रहा है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक का है। नेक्स्ट है, निर्धन में कौन सी संधि है? बताइए, निर्धन में कौन सी संधि है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विसर्ग संधि है। निर्धन में जो है ना विसर्ग संधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ हाइट क्या होगा? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्रोफोबिया है, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है, इस 97 नंबर बोल रहा है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली बोल रहा है, इसमें कौन गलत है? याद रखिए 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जस्टिस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 98 नंबर बोल रहा है, ए सेंटेंसेस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। राम इज, खाली स्थान है, लाइक द किंग्स बिफोर हिम। तो राम इज यहाँ पे क्या भराएगा? तो 98 का जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, राम इज नॉट लाइक दिस किंग बिफोर हिम। राम इज नॉट लाइक द किंग्स बिफोर हिम है। 99 का बोल रहा है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉन्क्रीट क्या है? कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर बोल रहा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। बोल रहा है, इसमें बोला सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। आर यू किडिंग, इसका क्या होगा? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोकिंग है। आर यू किडिंग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोकिंग। ये सेट नंबर था 7, सेट नंबर 7 तक कमिट हो गया है। इसका वीडियो अच्छे से रिवीजन कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे से जो है ना पढ़ाई कीजिए, और जितना बार मन कर रिवीजन कीजिए। और इसका टेलीग्राम ग्रुप तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तीनों ग्रुप, एक है PDF ग्रुप, एक जहाँ पे टेस्ट होता है वो ग्रुप है, एक करेंट अफेयर्स का ग्रुप है। जो गौरव सर पढ़ाते हैं ना क्वेश्चन, उसका सारा क्वेश्चन उस ग्रुप में डाला था। 2023 से ही सारा क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, और डेली उसमें डाला जाता है। कभी कभी 1-2 दिन लेट हो जाता है तो सारा क्वेश्चन जो है ना शुरू से लेकर डाल दे, जो भी छूटेगा सारा डाल दिया जाता है। तो तीनों ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो भी आपका लगे अच्छा, तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लिए, क्योंकि करेंट भी आपका बिहार में 2-3 आएगा ही। तो तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक पर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से अच्छे से तैयारी को और मजबूत कीजिए, और प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, और बाकी अच्छे से अपना तैयारी को बेहतर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट सेट कल देखेंगे, और प्लेटफॉर्म का भी सेट डेली आएगा, याद रखिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।